Hello everybody, this is Shagun Smith Francis and you're watching Teach Me SF. आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे about characteristics of a good research and scope of business research. Nature बोले या फिर characteristics of a good research are the following. The first point says purpose clearly defined. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि रिसर्च इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, उसमें 7 से 8 स्टेप्स होते हैं जो हमें एक के बाद एक फॉलो करने होते हैं। एंड समटाइम्स रिसर्च कैरी ऑन करने के टाइम पे हम लोगों को बहुत सारा टाइम मनी एंड एफर्ट लग जाता है। कई बारी जो रिसर्चर्स होते हैं वो 7 से 8 महीने ले जाते हैं, कई बारी सालों लग जाते हैं कोई रिसर्चर्स करने के लिए। सो जब तक हम लोगों का इतना बड़ा काम चलता है, जब तक कोई प्रोसेस का पर्पस ही डिफाइन नहीं होगा कि हम लोग जो प्रोसेस है ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, वही जब तक क्लियर नहीं होगा तो हमारी रिसर्च कभी भी एक गुड रिसर्च नहीं कह सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों का कभी भी रिसर्च करते वक्त जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली क्लियरली डिफाइंड हो। द सेकेंड थिंग इज रिसर्च प्रोसेस डिटेल्ड। रिसर्च प्रोसेस वही 7 स्टेप्स जो है रिसर्च के, उन हर एक स्टेप में एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जो हमें कंडक्ट करने होते हैं। तो हर एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या क्या काम किया वो हमें प्रॉपरली एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, एक डिटेल्ड मैनर में अपने रिपोर्ट में लिखना होता है। जब तक हमारे गुड रिसर्च हमारे जब तक रिक्वायर्ड रिसर्च में सारे प्रोसेसेस प्रॉपरली डिटेल्ड नहीं है, तब तक वो एक गुड रिसर्च नहीं कहला सकती। द नेक्स्ट पॉइंट सेज रिसर्च डिजाइन थॉरली प्लान्ड। रिसर्च डिजाइन में 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट रिसर्च मेथडोलॉजी, जो हम यूज कर रहे हैं, हम क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, क्या मेथड्स यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च करने के लिए। सेकेंड पॉपुलेशन और सैम्पल साइज हम क्या ले रहे हैं, और थर्ड है डेटा कलेक्शन के क्या हम प्रोसीजर्स ले रहे हैं। हम जो डेटा कलेक्शन है वो हम प्राइमरी सोर्सेज से ले रहे हैं या सेकेंडरी सोर्सेज से ले रहे हैं। तो जो भी हम लोग सोर्सेज ले रहे हैं वो सब भी हमें प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। The next point says limitations frankly revealed. लिमिटेशंस हर रिसर्च में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशंस हमेशा ही होंगे। कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होती है और उसमें लिमिटेशंस हमेशा होंगे ही। और यही जो लिमिटेशंस होते हैं ये स्कोप बनते हैं फ्यूचर रिसर्चेस के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने रिसर्च के लिमिटेशंस भी मेंशन करें। लिमिटेशन मेंशन करने से कोई भी रिसर्च खराब नहीं होती है, उल्टा इसके जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम मार्केट सर्वे कर रहे हैं और हम लोग को ये रिसर्च करना है कि ईटिंग हैबिट से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे, और हम लोग एक मार्केट सर्वे करते हैं, एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं ऑफ सम पीपल जो रेगुलरली जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जंक फूड जॉइंट्स पे जाते हैं, और उनके हेल्थ पे अगर हमने चेक करना है कि कितना साइड इफेक्ट हो रहा है जंक फूड का। इन दैट सिनेरियो हम लोगों ने एक रिसर्च किया और हमने 2 मंथ्स तक का उनका डेटा इवेलुएट किया ना। 2 मंथ्स में अगर हम अपनी पूरी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट करके एनालाइज कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ 2 महीना पहले थी और अब कैसी है, तो उस हिसाब से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत कॉन्क्रीट नहीं निकल के आएंगे। किसी के हेल्थ पे अगर साइड इफेक्ट्स हमें चेक करने हैं तो कम से कम हमें 1 साल तक का टाइम पीरियड चाहिए उसको इवेल्युएट करने के लिए। सो दिस विल बी अ लिमिटेशन कि 2 मंथ्स का हमारा टाइम पीरियड डेटा कलेक्शन का, वो टाइम पीरियड एक लिमिटेशन है हमारे इस वाले रिसर्च में। द नेक्स्ट इज हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाइड। किसी भी रिसर्च को करने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हमने उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से लिया है, कोई भी पर्सनल बायस नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कोई सैम्पलिंग कर रहे हैं या जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए कोई सैम्पलिंग कर रहे हैं या रिसोर्सेज कट डाउन करने के लिए कोई सैम्पलिंग का यूज़ कर रहे हैं, किसी टाइप ऑफ सैम्पलिंग का, तो वो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए को दर्शाती है, को बताती है कि वो सही स्टैंडर्ड्स हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कोई बायसनेस ज़रूर है, और बायसनेस जहाँ पर भी होगी वो रिसर्च कभी भी एक अच्छी रिसर्च नहीं बन सकती। द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंसिव एनालिसिस एडिक्वेट फॉर डिसीजन मेकर्स नीड। एक्सटेंसिव एनालिसिस का मतलब है कि जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हमने ढंग से एनालाइज किया है।
जो भी टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ बनने चाहिए वो हमने बनाए हैं। उसके बाद जो भी टूल्स, एडिक्वेट टूल्स जो लगाने चाहिए वो हमने लगाए हैं। जब तक हम अपने सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं लगाते अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, तब तक हमें उसके बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो जब तक हम बेस्ट रिजल्ट्स नहीं लेके आ सकते, हमारी रिसर्च कभी भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग्स प्रेजेंटेड अनएम्बिगुअसली। अब हम लोगों ने अपना जो काम है डेटा कलेक्शन का वो हमने कर लिया है, हम लोगों ने एनालिसिस भी प्रॉपरली कर लिया है, मगर जो हमारे फाइंडिंग्स हैं अगर हम उसे प्रॉपरली लिखते नहीं हैं कहीं पर, उसके प्रॉपरली हम लोग उसको राइट डाउन नहीं करते हैं, प्रॉपर टेबल, प्रॉपर चार्ट्स नहीं बनाते, प्रॉपर समरी नहीं देते किसी चीज़ की, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली समझ नहीं आएंगे कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम अपनी रिसर्च को प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं और उसे एक गुड रिसर्च कहते हैं, तो वो स्टार्टिंग से लेकर कंक्लूजन तक प्रॉपरली लिखी हुई हो, प्रॉपर राइटिंग किया हो उसका, उसके पॉइंट्स प्रॉपर लिखे हो, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको इलेबोरेट किया गया हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंक्लूजन्स जस्टिफाइड। हमें अपने कंक्लूजन्स को भी जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब है कि जैसे हम लोगों ने अपना रिसर्च जब शुरू किया था तो एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पस से शुरू किया था। एट द एंड जब हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए तो क्या वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हुआ है, क्या वो हमारे फाइंडिंग उसके अकॉर्डिंग हमारे निकल रहे हैं, वो सबको जस्टिफाई करना भी एक रिसर्च में बहुत ज़रूरी है। द लास्ट पॉइंट सेज रिसर्चर्स एक्सपीरियंस रिफ्लेक्टेड। रिसर्चर का एक्सपीरियंस क्या होता है, जब उसने प्रॉपरली अपने रिसर्च को लिखा होता है, एक प्रॉपर मैनर को फॉलो किया होता है, सही एडिक्वेट टूल्स लगाए होते हैं, और उसके बाद जब उसने अपना रिसर्च का कंक्लूजन किया तो वो सजेशंस भी देता है, लिमिटेशंस भी बताता है, और ये बताता है, रेकमेंड करता है कि हमें इस रिसर्च के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी जो हमने नहीं करी है। ये सब चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब एक इंसान के पास, जब एक रिसर्चर के पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होता है, उस काम को करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो हमारी रिसर्च में वो चीज़ें भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए टू बी कॉल्ड अ गुड रिसर्च। सो नाउ वी मूव ऑन टू द स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि एक रिसर्च जो होती है दैट इज समथिंग जो हम हर एरिया में कर सकते हैं, हर जगह पे कर सकते हैं, एनीवेयर एंड एवरीवेयर हम अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। और जो बिजनेस रिसर्च है वो कौन कौन से एरियाज में हम कंडक्ट कर सकते हैं, दिस फॉर्म्स द स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील करता है प्रोडक्शन के साथ, गुड प्रोड्यूस के साथ। तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, डाइवर्सिफिकेशन आता है, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, चूजिंग द साइट एंड न्यू इन्वेस्टमेंट। इन सारे ही कामों में सबसे सबसे पहले हमें रिसर्च चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट कि हम लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो उसमें हमें मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, हमें एक सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम लोगों का प्रोडक्ट है क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसको पसंद किया जाएगा। सो वो चीज़ें जब तक हमें नहीं क्लियर होंगी तब तक हम लोग अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। द सेकेंड इज पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे स्टाफ हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, और हमारे स्टाफ और एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन रेट क्या है, उनका फीडबैक क्या है कंपनी के बारे में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये फीडबैक हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द रिसर्च इटसेल्फ। जब तक हम रिसर्च कंडक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्या हमें जॉब रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चर जब करते हैं तब चाहिए पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए। किसी भी काम के लिए सबसे पहले हमें रिसर्च का ही यूज़ करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ मार्केटिंग में सबसे पहली जो चीज़ दिमाग में आती है वो ये होती है दैट कस्टमर इज़ द किंग। आजकल की जो मार्केटिंग है वो कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर को क्या चाहिए, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, उसके नीड्स क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका सेटिस्फैक्शन रेट क्या है, उसका फीडबैक क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज में उसको क्या चाहिए, वही सब हमारे लिए मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज अगर हम प्रमोशन कर देंगे, बहुत सारा पैसा लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, बट द कस्टमर इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट,
तो हम लोगों का मार्केटिंग कभी भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। सो कंज्यूमर का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड जानने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना रिसर्च कंडक्ट करें, कस्टमर का फीडबैक लेके आए रिसर्च के जरिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को प्लान करें। द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, distribution of dividend, capital raising, hedging, and looking after the fluctuations in the foreign currency and product cycles. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, और जब तक हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, हमें जब तक ये नहीं पता कि जिन स्टॉक्स में हम लोग डील कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक्स अच्छे हैं या नहीं है, हमें बेटर प्रॉफिट्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बेटर इंटरेस्ट हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम लोगों का जो स्टॉक है, जो सप्लायर है, वो कौन सा है, वो कौन से सप्लायर्स हम यूज़ कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल कितना क्वांटिटी में हमें मंगा रहे हैं, कहाँ से परचेज कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है हमारे रॉ मटेरियल की, वो सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट में आता है। और हमें रिसर्च इस एरिया में क्यों चाहिए? जस्ट टू नो और हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट द कंपेटिटर्स आर डूइंग। कंपेटिटर्स क्या प्रोडक्ट्स और क्या अपने रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, या वो अपने रॉ मटेरियल्स को कहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके खुद के प्रोडक्शंस है, या फिर वो परचेज कर रहे हैं, अगर परचेज कर रहे हैं तो कौन से सप्लायर्स हैं, किस प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो एक मेजर कंपोनेंट होती है हमारे कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मटेरियल मैनेजमेंट में हम रिसर्च को यूज करें। द लास्ट पॉइंट इज जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में सब चीज़ें आ जाती हैं, हमारे कंपनी के गोल्स, स्टैंडर्ड्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या होंगे। तो रिसर्च एक ऐसा टूल है जो कॉन्स्टेंटली हमें यूज़ करना होता है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने आज रिसर्च करी और हमें ये पता चला कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद तो आ रहा है, बट मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों को और अवेयरनेस हो रही है, एंड पीपल कैन मूव ऑन टू आर द न्यू प्रोडक्ट। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है या गोल है ऑफ बिकमिंग ऑफ होल्डिंग द मेजर मार्केट शेयर, वो तब पूरा होगा जब हम लोगों के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। सो रिसर्च हम उस एरिया में करेंगे, उसके बाद हम R&D करेंगे अपने प्रोडक्ट को, और अपने प्रोडक्ट को उस क्वालिटी पे लेके आने की कोशिश करेंगे। सो इन ऑल दी स्ट्रैटेजीज इन बिजनेस मैनेजमेंट हम लोग हर तरीके से रिसर्च को यूज कर सकते हैं, और वी हैव टू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ गुड रिसर्च मीन्स एंड हाउ टू कंडक्ट इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने रिसर्च को हर तरीके से हर जगह पर यूज करें। So with this, we wind up with our session for today. Or in the next class, I will be taking up types of research. So stay tuned till then. Okay, goodbye.